हेलो क्लास। तो फ़िलहाल जैसा भी हमने स्टूल एग्ज़ामिनेशन में से पहले समझा था वो हमने बात किया था इसमें बायोकेमिकल आइडेंटिफिकेशन टेस्टिंग्स तक। अभी जो हम आज बात करने वाले हैं ये है एंटी माइक्रोबियल ससेप्टेबिलिटी टेस्टिंग। इसको हम एंटीबायोटिक सेंसिटिविटी टेस्ट भी कहते हैं। तो पिछली क्लास में हमने देखा था कैसे कल्चर बनाएंगे, कैसे कॉलोनीज़ को ग्रो कराएंगे, फिर कौन कौन से बायोकेमिकल टेस्ट आएंगे, फिर बैक्टीरियल आइडेंटिफिकेशन कैसे करेंगे। अब मान लीजिए कि हमें पता चल गया कि पेशेंट के स्टूल में कौन सा पैथोजेनिक बैक्टीरियम है, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन क्या आएगा, इस बैक्टीरिया के अगेंस्ट कौन सी एंटीबायोटिक इफ़ेक्टिव होगी, ठीक है। तो इसका आंसर जानने के लिए हम करते हैं एंटीमाइक्रोबियल ससेप्टेबिलिटी टेस्टिंग, ठीक है। इसे कॉमनली हम एंटीबायोटिक सेंसिटिविटी टेस्टिंग भी कहते हैं। सो एंटीमाइक्रोबियल ससेप्टेबिलिटी टेस्टिंग इज़ अ laboratory test used to determine whether a microorganism is susceptible or resistant to particular antimicrobial agents। कहने का मतलब AST ये पता करता है कि आइसोलेटेड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पर कौन सी एंटीमाइक्रोबियल ड्रग इफ़ेक्टिव होगी और कौन सी इफ़ेक्टिव रेजिस्टेंट हो सकती है, ठीक है। तो क्यों हम AST करेंगे, मान लीजिए स्टूल कल्चर से हमें सॉल्मोनेला मिला। अब सिर्फ ये जानना सफिशिएंट नहीं है कि सॉल्मोनेला प्रेजेंट है, हमें ये भी तो जानना है ना कि कौन सी एंटीबायोटिक इसके अगेंस्ट काम करेगी। इसीलिए आइडेंटिफिकेशन tells us what organism is present and AST tells which antimicrobial agents are likely to work against it। So common methods आप इसमें देखोगे तो सबसे पहला आपको दिख रहा है कर्बी बाउर डिफ्यूजन मेथड, मोस्ट कॉमनली यूज टेक्निक। बट इसके अलावा डिस्क डिफ्यूजन मेथड के अलावा भी ब्रॉथ डाइल्यूशन मेथड, अगार डाइल्यूशन मेथड, ऑटोमेटेड ससेप्टेबिलिटी टेस्टिंग, ये सारी चीज़ें आ सकती हैं। तो चलो मैं आपको इसमें से एक बता दे रहा हूँ, कर्बी बाउर डिफ्यूजन मेथड। देखो इस मेथड में होता क्या है कि बैक्टीरियल कल्चर को एक सुटेबल अगार प्लेट पर यूनिफॉर्मली स्प्रेड किया जाता है। अलग अलग एंटीबायोटिक्स के जो इम्प्रेग्नेटेड पेपर डिस्क अगार सरफेस पे रखे जाते हैं, ठीक है। फिर एंटीबायोटिक डिस्क से एंटीबायोटिक अगार में डिफ्यूज़ होती है, ठीक है। अगर बैक्टीरिया एंटीबायोटिक के लिए ससेप्टेबल है तो बैक्टीरियल ग्रोथ डिस्क के आसपास इनहिबिट हो जाती है, ठीक है। इसी को हम क्लियर एरिया कहते हैं, ठीक है, ठीक है। तो इस जो भी क्लियर एरिया है इसको हम जोन ऑफ इनहिबिशन बोलते हैं। फिर फिर जो भी जोन का डायमीटर है इसको मेज़र करके हम स्टैंडर्ड गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग ऑर्गेनिजम्स को ससेप्टेबल को हम S से एंड इंटरमीडिएट या ससेप्टेबल विद इंक्रीज एक्सपोजर उसको I से, ठीक है। मीन्स टर्मिनोलॉजी गाइडलाइन के अकॉर्डिंग, ठीक है, उसको I से और रेजिस्टेंट को R इसमें क्लासीफाई किया जाता है, S, I और R। एक एग्जांपल दे रहा हूँ, मान लीजिए कि प्लेट पर 3 एंटीबायोटिक डिस्क हैं, ठीक है। मान लीजिए कि एक प्लेट पर 3 एंटीबायोटिक डिस्क हैं A, B, C। ए के आसपास बहुत बड़ा क्लियर जोन है, ठीक है। बैक्टीरिया ए के प्रति ज़्यादा ससेप्टेबल हो सकता है। अगर सी के पास कोई जोन नहीं है तो बैक्टीरिया सी के प्रति रेजिस्टेंस हो सकता है। लेकिन इम्पॉर्टेंट, केवल जोन बड़ा या छोटा देखकर फाइनल इंटरप्रिटेशन नहीं करना चाहिए। जोन डायमीटर को स्टैंडर्डाइज्ड ब्रेक पॉइंट टेबल से इंटरप्रेट किया जाता है। तो अगर हम क्लिनिकल सिग्निफिकेंस की बात करें तो अप्रोप्रिएट एंटीबायोटिक का सिलेक्शन डॉक्टर को इफ़ेक्टिव एंटीमाइक्रोबियल सिलेक्ट करने में हेल्प मिलेगी, ठीक है। उसके अलावा रेजिस्टेंट अगेंस्ट या फिर रेजिस्टेंट ऑर्गेनिजम्स को आइडेंटिफाई करना। अगर ऑर्गेनिज्म रेजिस्टेंट है तो इनफेक्टिव एंटीबायोटिक अवॉइड की जा सकती है ट्रीटमेंट फेलियर को कम करने में, ठीक है। अवॉइड इनफेक्टिव ट्रीटमेंट, रिड्यूस एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट, इम्प्रूव पेशेंट आउटकम्स वगैरह वगैरह। तो जो भी लिमिटेशन है AST की कि AST लेबोरेटरी कंडीशंस में ऑर्गेनिज्म की ससेप्टेबिलिटी बताता है, तो ये हमेशा गारंटी नहीं करता कि पेशेंट में ट्रीटमेंट क्लियर तरीके से सक्सेसफुल होगा।
तो क्योंकि क्लिनिकल आउटकम पर ड्रग की डोज, साइट ऑफ इन्फेक्शन, ड्रग एब्जॉर्प्शन, पेशेंट फैक्टर, इम्यून स्टेटस, टिश्यू पेनिट्रेशन जैसी चीज़ों का भी इफेक्ट यहाँ पे होता है। अभी नेक्स्ट हम बात करेंगे एंटीजन डिटेक्शन टेस्ट की। अब कल्चर के अलावा एक दूसरा अप्रोच है एंटीजन डिटेक्शन। एंटीजन डिटेक्शन टेस्ट आर इम्यूनोलॉजिकल टेस्ट यूज टू डिटेक्ट स्पेसिफिक माइक्रोबियल एंटीजन इन अ क्लिनिकल स्पेसिमेन। अगर पैथोजन का कोई स्पेसिफिक कंपोनेंट, ठीक है, जिसको हम एंटीजन कहते हैं, स्टूल में प्रेजेंट है, तो स्पेसिफिक एंटीबायोटिक एंटीबॉडी की हेल्प से उसे डिटेक्ट किया जा सकता है। ठीक है, तो यही कह रहे हैं। अब जो भी अगर हम प्रिंसिपल की बात करें तो जैसे कि माइक्रोबियल एंटीजन प्लस स्पेसिफिक एंटीबॉडी के साथ में क्या करेंगे, हम एंटीजन और एंटीबॉडी रिएक्शंस करवाएंगे और हमें डिटेक्टेबल सिग्नल्स मिलेंगे। सिग्नल कई फॉर्म में हो सकता है, कलर चेंज हो सकता है, या फिर फ्लोरेसेंस आ सकती है, या एंजाइम रिएक्शंस हो सकते हैं, विजिबल लाइन, डिपेंडिंग ऑन द टेस्ट। तो कॉमन पैथोजन टेस्ट जो है स्टूल एंटीजन टेस्ट के लिए, जैसे गियार्डिया के लिए, ठीक है, गियार्डिया लैम्ब्लिया के लिए गियार्डिया इंटेस्ट एनालिसिस, गियार्डिया डोड एनालिस, गियार्डिया एंटीजन टेस्ट, ठीक है। क्रिप्टोस्पोरिडियम, इसके लिए क्रिप्टोस्पोरिडियम एंटीजन टेस्ट। एंटामीबा हिस्टोलिटिका के लिए रोटा वायरस, एडिनो वायरस, ठीक है, क्लॉस्ट्रिडोइड्स, डेफिसाइट टॉक्सिन्स एंड हेलिकोबैक्टर पाइलोरी के लिए, ये सारी चीज़ों के लिए हमारे पास टेस्ट है। तो क्लिनिकल सिग्निफिकेंस यही है कि कल्चर की कंपैरेटिवली में कई एंटीजन टेस्ट बहुत जल्दी रिजल्ट्स दे सकते हैं, तो रैपिड डायग्नोसिस एंड स्पेसिफिक पैथोजन डिटेक्शन, क्योंकि स्पेसिफिक माइक्रोबियल एंटीजन डिटेक्ट किया जा सकता है। एंड यूजफुल व्हेन कल्चर इज़ डिफ़िकल्ट। कुछ ऑर्गेनिज्म रूटीन बैक्टीरियल कल्चर से आसानी से डिटेक्ट नहीं होते, ठीक है, पैरासाइटिक इन्फेक्शंस वगैरह वगैरह, ठीक है, जो भी है ये आप पता कर सकते हैं इसमें इजीली, ठीक है। अभी नेक्स्ट हमारा है मॉलिक्यूलर टेस्ट, ठीक है। मॉलिक्यूलर टेस्ट, अब हमें माइक्रोबायोलॉजिकल एग्जामिनेशन के जो भी मॉडर्न और हाईली सेंसिटिव मेथड्स की तरफ थोड़ा सा आते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट है पीसीआर। पीसीआर का मतलब पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, ठीक है। पीसीआर को सबसे बेसिक तरीके से समझूँ, ठीक है। स्टूडेंट्स को सबसे पहले ये जानना बहुत ज़रूरी है कि मान लो कि स्टूल में पैथोजन बहुत कम क्वांटिटी में है, ठीक है, कल्चर में उसे ग्रो करना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो सकता है, लेकिन उसके डीएनए का एक छोटा सा स्पेसिफिक पोर्शन क्या है उसमें प्रेजेंट है। तो पीसीआर उस स्पेसिफिक डीएनए सीक्वेंस की बहुत सारी कॉपीज़ बना देता है, जिससे उसे डिटेक्ट करना बहुत ईजी हो जाता है। तो पीसीआर इज़ अ टेक्निक used to amplify a specific nucleic acid sequence so that it can be detected easily. So PCR का बेसिक कंसेप्ट ये है कि मान लीजिए पैथोजन की डीएनए में एक स्पेसिफिक सीक्वेंस है, ठीक है, टारगेट क्या है, डीएनए है। पीसीआर उस टारगेट सीक्वेंस को रिपीटेडली कॉपी करता है, ठीक है, कॉपी 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64 इस टाइप से, यानी बहुत कम स्टार्टिंग मटेरियल से बहुत बड़ी नंबर ऑफ कॉपीज़ बन सकती हैं। इसी एम्प्लीफिकेशन की वजह से पीसीआर हाईली सेंसिटिव टेक्निक है। सो पॉलीमरेज चेन रिएक्शन इज़ अ मॉलिक्यूलर टेक्निक यूज्ड टू सेलेक्टिवली एम्प्लीफाई अ स्पेसिफिक डीएनए सीक्वेंस थ्रू रिपीटेड क्लास साइकिल्स ऑफ डीनेचुरेशन, एनियलिंग एंड एक्सटेंशन, ठीक है। तो अच्छा, 3 वर्ड्स मैंने आपको बताया, डीनेचुरेशन, एनियलिंग एंड एक्सटेंशन। डीनेचुरेशन का मतलब होता है डीएनए स्ट्रैंड्स अलग होते हैं। एनियलिंग का मतलब प्राइमर्स टारगेट डीएनए सीक्वेंस से बाइंड करते हैं, और एक्सटेंशन का मतलब डीएनए पॉलीमरेज नया डीएनए स्ट्रैंड बनाता है। ये 3 स्टेप्स जो हैं ये रिपीटेडली या फिर बार बार होते हैं। अब पीसीआर में जो भी बेसिक रिक्वायरमेंट्स क्या होती हैं, टेम्पलेट डीएनए, प्राइमर्स, डीएनए पॉलीमरेज, न्यूक्लियोटाइड्स, बफर, थर्मल साइक्लर, ये सारी चीज़ें। अगर आरएनए पैथोजन डिटेक्ट करना है तो सबसे पहले आरएनए को डीएनए में कन्वर्ट करने के लिए रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन स्टेप यूज़ किया जाता है, इसीलिए आरएनए वायरस के लिए कॉमनली आरटीपीसीआर यूज़ किया जाता है, ठीक है। और खैर, तो कॉमनली जो भी पैथोजेंस डिटेक्ट किए जाते हैं बाय मॉलिक्यूलर टेस्ट या पीसीआर से, इसमें बैक्टीरिया में
सॉल्मोनेला, शिगेला, ये सारी चीज़ें, एक मिनट रुकना। तो जो भी पैथोजेंस इसमें कॉमनली बैक्टीरिया के लिए सॉल्मोनेला, शिगेला और कैम्पेलोबैक्टर, नोरोवायरस, रोटावायरस, ठीक है, जर्सीनिया, विब्रियो। पैरासाइट्स के लिए ग्यार्डिया हो गया और क्रिप्टोस्पोरिडियम, एंटामीबा, हिस्टोलेटिका। वायरसेस के लिए नोरोवायरस, रोटावायरस, एडिनोवायरस, एस्ट्रोवायरस, सेपोवायरस वगैरह वगैरह। तो मल्टीप्लेक्स जीआई पीसीआर पैनल्स कई पैथोजेंस को एक ही स्पेसिमेन से साइमल्टेनियसली डिटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। एंड ओके, क्लिनिकल सिग्निफिकेंस की बात करें इसमें तो थोड़ा हाई सेंसिटिविटी वाली चीज़ें हैं। वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ पैथोजन न्यूक्लिक एसिड डिटेक्ट किया जा सकता है। कल्चर की कंपैरिजन में कई मॉलिकुलर एसेज बहुत जल्दी रिजल्ट दे सकते हैं। ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनकी कल्चर करना डिफ़िकल्ट है उनसे डिटेक्शन में यूज़फुल है। मल्टीपल पैथोजेंस पे काम कर सकते हैं, अर्ली डायग्नोसिस, बहुत सारी चीज़ें। लिमिटेशंस वगैरह उतना नहीं दिखेंगे। खैर, अभी नेक्स्ट आते हैं हम वायरल एग्जामिनेशन ऑफ स्टूल। देखिए, सेवरल वायरसेस cause acute GI, particularly in gastroenteritis, particularly in children, ठीक है। अब बैक्टीरियल एग्जामिनेशन के बाद में वायरल एग्जामिनेशन ऑफ स्टूल इज़ परफॉर्म टू डिटेक्ट वायरल पैथोजेंस और देयर एंटीजेंस, न्यूक्लिक एसिड्स इन स्टूल स्पेसिमेंस, particularly in patients with acute gastroenteritis। सो कॉमन वायरस जो डिटेक्ट किए जाते हैं स्टूल्स में, रोटा वायरस, पर्टिकुलरली इंपॉर्टेंट कॉज ऑफ गैस्ट्रोएंटेराइटिस इन यंग चिल्ड्रन। नोरो वायरस, ऑल्सो एक्यूट गैस्ट्रोएंटेराइटिस के लिए। एंटेरिक एडेनो वायरस कैन कॉज डायरिया, स्पेशली इन बच्चों में। एस्ट्रो वायरस एसोसिएटेड विद गैस्ट्रोएंटेराइटिस, स्पेशली इन चिल्ड्रन। एंड सेपो वायरस, ठीक है, ऑल्सो कॉज एक्यूट गैस्ट्रोएंटेराइटिस, ठीक है। सो जो मेथड्स होते हैं वायरस को रूटीन बैक्टीरियल कल्चर की तरह ऑर्डिनरी बैक्टीरियल कल्चर मीडिया पर ग्रो नहीं किया जाता, ठीक है। डिटेक्शन के लिए कॉमनली एंटीजन रिएक्शंस आती हैं, एंटीजन डिटेक्शन, पीसीआर या आरटीपीसीआर, एंड मल्टीपल मॉलिकुलर पैनल्स, एंजाइम, इम्यूनोएसेज, एलिजा वगैरह, ये सारी चीज़ें। तो एक्यूट वायरल गैस्ट्रोएंटेराइटिस डायग्नोसिस के लिए अगर हम क्लिनिकल सिग्निफिकेंस की बात करें, बाकी आउटब्रेक इन्वेस्टिगेशन के तौर पे, एंड पर्टिकुलरली नोरो वायरस आउटब्रेक्स में इंपॉर्टेंट है और इन्फेक्शन कंट्रोल वगैरह में भी, ठीक है, क्योंकि वजह को पता होने के बाद अप्रोप्रिएट इन्फेक्शन कंट्रोल मेजर इम्प्लीमेंट किए जा सकते हैं। और अननेसेसरी एंटीबायोटिक्स को अवॉइड करने के लिए अगर क्लिनिकल पिक्चर और टेस्टिंग वायरल गैस्ट्रोएंटेराइटिस सपोर्ट करती है तो अननेसेसरी एंटीबैक्टीरियल थेरेपी से बचने में हेल्प हो सकती है, ठीक है। उसके अलावा नेक्स्ट अभी हम बात करेंगे फंगल एग्जामिनेशन ऑफ स्टूल। ऑल्दो फंगाई आर नॉट कॉमन कॉज ऑफ इंटेस्टाइनल डिजीजेस, सो स्टूल्स में ओकेजनली बी एग्जामिन्ड फॉर फंगल ऑर्गेनिजम्स। कॉमन फंगाई इंक्लूड कैंडिडा एल्बिकन्स, कैंडिडा ट्रॉपिकैलिस, ठीक है। तो फंगल रूटीन स्टूल पैथोजन एग्जामिनेशन का मेजर कंपोनेंट नहीं है, लेकिन सिलेक्टेड पेशेंट्स में फंगाई या यीस्ट स्टूल में डिटेक्ट किए जा सकते हैं। तो कैंडिडा स्पीशीज़ कैंडिडा स्टूल्स में दिखाई दे सकता है, लेकिन इसकी प्रेजेंस हमेशा इन्वेसिव फंगल इन्फेक्शन का मतलब नहीं होती, क्योंकि जो कैंडिडा है ये कॉलोनाइजेशन भी कर सकता है। अदर फंगाई जो आते हैं कुछ इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट में जीआई फंगल इन्फेक्शन पॉसिबल है, लेकिन रूटीन स्टूल एग्जामिनेशन में ये बैक्टीरियल, वायरल, पैरासाइटिक पैथोजन जितना कॉमन नहीं है। तो मेथड्स क्या है फंगाई एग्जामिनेशन के, वैसे तो इसमें नहीं है, बट डायरेक्ट माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन, ठीक है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड प्रिपरेशन, स्पेशल स्टेन्स, फंगल कल्चर या मॉलिकुलर मेथड्स इन सिलेक्टेड सेटिंग्स हो सकता है। तो अभी क्लिनिकल सिग्निफिकेंस क्या होगा इसकी, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड पेशेंट्स, ठीक है, प्रोलॉन्ग्ड हॉस्पिटलाइजेशन, सीवियर अंडरलाइंग डिजीजेस या सस्पेक्टेड जीआई फंगल इन्फेक्शन। लेकिन स्टूल में कैंडिडा मिलने को ऑटोमेटिकली कैंडिडियासिस भी नहीं मानना चाहिए। तो ये अभी मैंने बताया कि कॉलोनाइजेशन हो सकता है, ठीक है। पैरासाइटोलॉजिकल एग्जामिनेशन, अब
माइक्रोबायोलॉजिकल एग्जामिनेशन का इम्पोर्टेंट सेक्शन हमारा। तो माइक्रोबियल एग्जामिनेशन में जो हमारा पैरासाइटोलॉजिकल एग्जामिनेशन ऑफ स्टूल है, इसमें हम मेनली दो ग्रुप्स को स्टडी करते हैं, एक प्रोटोजोआ और दूसरा हेलमिन्थ्स। ठीक है, तो इस डिटेक्शन के लिए इंटेस्टाइनल पैरासाइट्स बाय डायरेक्ट वेट माउंट कंसंट्रेशन टेक्निक, परमानेंट स्टेनिंग, एंटीजन डिटेक्शन, पीसीआर। तो सबसे पहले हम बात करेंगे प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ माइक्रोस्कोपिक सिंगल सेल पैरासाइट्स होते हैं। तो जो भी इंटेस्टाइनल प्रोटोजोआ जैसे कि गियार्डिया इंटेस्टाइनलिस, ठीक है, इंटेस्टिनालिस, इसके जो कॉजेज़ हैं गियार्डियासिस, सिम्टम्स में डायरिया, ब्लोटिंग, एब्डोमिनल क्रैम्प्स आना, स्टूल्स की फूल स्मेलिंग, फैट का मैल एब्जॉर्प्शन, स्टिटोरिया हो सकता है। ठीक है, ट्रांसमिशन फीकल ओरल रूट कंटामिनेटेड वाटर, एंटमीबा हिस्टोलाइटिका। ठीक है, इसकी भी वजह अमीबियासिस या अमीबिक डायसेंट्री, एब्डोमिनल पेन, डायरिया, डायसेंट्री, ब्लड एंड म्यूकस इन स्टूल्स। ठीक है, और क्रिप्टोस्पोरिडियम, ठीक है, साइक्लोस्पोरा और ब्लास्टोसिस्टिस स्पीशीज़ जो भी हैं। ठीक है, तो कई सारी चीज़ें। तो कैसे हम डिटेक्ट करेंगे प्रोटोजोआ? अभी मैंने ऊपर बताया आपको, डायरेक्ट वेट माउंट। ठीक है, फ्रेश स्टूल्स को सलाइन और आयोडीन प्रिपरेशंस में एग्जामिन करते हैं और क्या देख सकते हैं इसमें, ट्रोफोजोइट्स, सिस्ट, ओसिस्ट्स, इन सारी चीज़ों को। तो जो भी कॉन्सेंट्रेशन टेक्निक्स, पैरासाइट्स फॉर्म्स को कॉन्सेंट्रेट करके डिटेक्शन इम्प्रूव किया जा सकता है। एंड स्पेशल स्टेन्स, कुछ पैरासाइट्स के लिए स्पेशल स्टेनिंग यूज़फुल होती है। ठीक है, बाकी एंटीजन डिटेक्शन से भी गियार्डिया और क्रिप्टोस्पोरिडियम जैसे ऑर्गेनिजम्स के लिए यूज़फुल है। इसके अलावा मॉलिक्यूलर टेस्ट, पीसीआर बेस्ड एसे सिलेक्टेड सिचुएशंस में यूज़फुल है। ठीक है, ओके। तो प्रोटोजोआ में मैंने आपको बता दिया, इसमें हो गया। इसके अलावा हेलमिन्थ्स आर पैरासाइटिक वॉर्म्स। इनके एग्स, ओवा या फिर जो लार्वाज हैं, ये स्टूल में डिटेक्ट किए जा सकते हैं। तो ये जो भी इम्पॉर्टेंट इंटेस्टाइनल हेलमिन्थ्स होंगे जैसे कि एस्कैरिस लुम्ब्रिकॉइड्स, एस्कैरियासिस, हुक वॉर्म्स, टीनिया स्पीशीज़, ट्राइकोइस, ट्राइक्यूरिया एंड स्ट्रोंगलोइड्स, स्टरकोरालिस, एंटेरोबियस वोमिकुलरिस, ये सारी चीज़ें। ठीक है, तो खैर, तो क्लिनिकल सिग्निफिकेंस ये है कि पैरासाइटिक डायरिया का डायग्नोसिस, मैल एब्जॉर्प्शन, इंटेस्टाइनल ब्लीडिंग या एनीमिया, हुक वॉर्म इन्फेक्शन में क्लिनिकल या क्रोनिक ब्लड लॉस के वजह से आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया हो सकती है, न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम्स एंड पब्लिक हेल्थ वगैरह। ठीक है, वेल, तो अभी नेक्स्ट ओवरऑल अगर आप देख रहे हो वहाँ पे क्लिनिकल सिग्निफिकेंस ऑफ माइक्रोबायोलॉजिकल एग्जामिनेशन में। ठीक है, तो माइक्रोबायोलॉजिकल स्टूल एग्जामिनेशन हमें मेनली ये पता लगाने में हेल्प करता है कि इन्फेक्शन है या नहीं, इन्फेक्शन का कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म क्या है, बैक्टीरियल, वायरल, फंगल या पैरासाइटिक कॉज क्या है, स्पेसिफिक पैथोजन कौन सा है, ऑर्गेनिज्म एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स के प्रति ससेप्टेबल है या नहीं है या रेजिस्टेंट है, आउटब्रेक का सोर्स या कॉज क्या हो सकता है, अप्रोप्रिएट मैनेजमेंट और इन्फेक्शन कंट्रोल डिसीजंस में क्या हेल्प होती है। तो एक्यूट बैक्टीरियल डायरिया, डायसेंट्री, कोलेरा, टाइफाइड फीवर, फूड पॉइजनिंग, वायरल गैस्ट्रोएंटेराइटिस, अमीबियासिस एंड गियार्डियासिस, हेलमिंथिक इन्फेस्टेशंस, एंटीबायोटिक एसोसिएटेड डायरिया, हॉस्पिटल एक्वायर्ड जीआई इन्फेक्शंस वगैरह वगैरह हम जान सकते हैं। तो एडवांटेजेस की बात करें, सबसे पहली बात तो एक्यूरेटली आइडेंटिफाई करेगा कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म क्या है, स्पेसिफिक डायग्नोसिस है। ठीक है, दूसरा अर्ली डिटेक्शन। ठीक है, गाइड करेगा अप्रोप्रिएट एंटी माइक्रोबियल थेरेपी, बैक्टीरियल, वायरल, फंगल या पैरासाइटिक इन्फेक्शंस को डिटेक्ट कर सकता है इजीली एंड सपोर्ट आउटब्रेक इन्वेस्टिगेशन एंड पब्लिक हेल्थ सर्विलांस, एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस को मॉनिटर करने में हेल्प करेगा, प्रोवाइड रैपिड डायग्नोसिस व्हेन मॉलिक्यूलर मेथड्स आर यूज्ड। ठीक है, और लिमिटेशंस के तौर पे अगर हम इसकी बात करें, नॉर्मल फ्लोरा के प्रेजेंस से पहली चीज़ तो, ठीक है, स्टूल में बहुत सारे नॉर्मल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, इसीलिए बैक्टीरिया मिला या पैथोजन मिला, इन दोनों के बीच में थोड़ा सा वो होता है। तो ये चीज़ें
प्रायर एंटीबायोटिक यूज़ में रिड्यूस द रिकवरी ऑफ बैक्टीरिया इन कल्चर, सैंपल कलेक्शन एरर्स, ठीक है, या वायरल कल्चर इज़ रेयरली परफॉर्म्ड बिकॉज इट इज़ टाइम कंज्यूमिंग, PCR एक्सपेंसिव होते हैं, हमें अवेलेबल में नॉट अवेलेबल इन ऑल लेबोरेटरीज़, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें, प्रायर एंटी माइक्रोबियल थेरेपी, कुछ पैथोजेंस डिफ़िकल्ट होते हैं कल्चर करने के लिए, सेंसिटिविटी लिमिटेशंस हैं, PCR लिमिटेशंस हैं, एंटीजन टेस्ट फॉल्स रिजल्ट दे सकते हैं, कोलोनाइजेशन वर्सेस इन्फेक्शन, या कॉस्ट और अवेलेबिलिटी, स्किल्ड पर्सनल रिक्वायर्ड, बहुत सारी चीज़ें हम देखें तो मिल सकती हैं, ठीक है। वेल अभी हम जो नेक्स्ट बात करेंगे, ठीक है, उसमें हम बात करेंगे क्लिनिकल सिग्निफिकेंस ऑफ स्टूल एग्जामिनेशन, ठीक है। स्टूल एग्जामिनेशन का जो क्लिनिकल सिग्निफिकेंस का मतलब है कि एग्जामिनेशन से मिलने वाली इंफॉर्मेशन का जो यूज़ है डिज़ीज़ को डिटेक्ट करने में, डायग्नोसिस में हेल्प करने में, डिज़ीज़ की सेवरिटी को समझने में, एंड ट्रीटमेंट रिस्पॉन्स मॉनिटर करने और कुछ पब्लिक हेल्थ कंडीशंस की इन्वेस्टिगेशन में हो सकता है या फिर होता है। तो स्टूल एग्जामिनेशंस में हमने 3 चीज़ें बहुत ब्रॉडली पढ़ी, फिज़िकल एग्जामिनेशन, केमिकल एग्जामिनेशन, माइक्रोबायोलॉजिकल एग्जामिनेशन या फिर पैरासाइटोलॉजिकल एग्जामिनेशन। इन तीनों को कंबाइन करके हमें ये क्लिनिकल इन्फॉर्मेशन मिलती है, ठीक है, जो हम बात करेंगे आगे, ठीक है। तो एक तो हमारा अब हम बात करेंगे डायग्नोसिस ऑफ GI इन्फेक्शंस। सबसे इम्पॉर्टेंट सिग्निफिकेंस यही है, GI इन्फेक्शंस के डायग्नोसिस में हेल्प मिलना। अगर पेशेंट को डायरिया है, एब्डोमिनल पेन है, फीवर है, वॉमिटिंग है, स्टूल्स में म्यूकस है, ब्लड है, ऐसे सिम्टम्स हैं, तो स्टूल एग्जामिनेशन इन्फेक्शन का कॉज आइडेंटिफाई करने में हेल्प कर सकता है। कैसे? माइक्रोबायोलॉजिकल एग्जामिनेशन से, स्टूल माइक्रोस्कोपी, ग्राम स्टेनिंग, कल्चर, एंटीजन डिटेक्शन, PCR का यूज़ किया जा सकता है ना। कॉमन ऑर्गेनिजम्स क्या हैं? बैक्टीरिया में साल्मोनेला, शिगेला, पैथोजेनिक इकोलाई, कैम्पाइलोबैक्टर, विब्रियो कॉलेरा, यर्सीनिया, नोरोवायरस, रोटा वायरस, एंटेरिक एडिनोवायरस, ये सारी चीज़ें। एंड पैरासाइट्स में गियार्डिया, एंटामीबा हिस्टोलिटिका एंड क्रिप्टोस्पोरिडियम, ठीक है। इससे हमें पता लगाने में हेल्प मिलती है कि GI सिम्टम्स बेसिकली इन्फेक्शियस कॉज से जुड़े हैं या नहीं, और इन्फेक्शियस हैं तो पॉजिटिव एजेंट या पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म कौन सा हो सकता है, ठीक है। तो ये हमारा एक एडवांटेज इसके लिए। उसके अलावा डिटेक्शन ऑफ इंटेस्टाइनल पैरासाइटिक इन्फेक्शंस। स्टूल एग्जामिनेशन इंटेस्टाइनल पैरासाइट्स डिटेक्ट करने का एक इम्पॉर्टेंट मेथड है। सबसे पहले प्रोटोजोआ, इसमें गियार्डिया, एंटामीबा हिस्टोलिटिका, क्रिप्टोस्पोरिडियम, साइक्लोस्पोरा या सिस्टोइसोस्पोरा, ये जो भी चीज़ें हैं। इसके अलावा हेलमेंट्स में एस्कैरिस लुम्ब्रिकॉइड, हुकवॉर्म, ट्राइकोरिस ट्राइक्यूरिया, टीनिया स्पीशीज़, ठीक है, हाइमेनोलेप्सिस नैना, या बहुत सारी। क्या डिटेक्ट करते हैं? हम देख सकते हैं ओवा या इसके एग्स, सिस्ट, ट्रोफोजोइड्स, ओसिस्ट, लार्वे, ये सारी चीज़ें। तो पैरासाइट इन्फेक्शंस में डायरिया, एब्डोमिनल पेन, मैल एब्जॉर्प्शन और वेट लॉस, अनीमिया, माल न्यूट्रिशन, ये कॉज कर सकती है। इसीलिए स्टूल एग्जामिनेशन डायग्नोसिस का ये इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। एंड इसके बाद डायग्नोसिस ऑफ डायरियल डिजीज़ेस, ठीक है। डायरिया स्टूल एग्जामिनेशन की सबसे कॉमन क्लिनिकल इंडिकेशन है। अगर पेशेंट को डायरिया है तो स्टूल एग्जामिनेशन हमें कॉज आइडेंटिफाई करने में हेल्प कर सकता है। पॉसिबल कॉज जैसे कि बैक्टीरियल में साल्मोनेला, शिगेला है या कैम्पाइलोबैक्टर है, ठीक है, विब्रियो कॉलेरा है, पैथोजेनिक इकोलाई है। तो इसके अलावा वायरल में नोरो वायरस, रोटा वायरस, पैरासाइटिक है, इन्फ्लामेटरी में IBD जैसी कंडीशन, मैल एब्जॉर्प्शन। तो स्टूल एग्जामिनेशन में हम क्या देखेंगे? कंसिस्टेंसी है ना, ब्लड, म्यूकस, pH, ऑकल्ट ब्लड, रिड्यूसिंग सब्सटेंसेस, फैट, WBC, पैथोजन, पैरासाइट्स, इन्फ्लामेटरी मार्कर्स। इसीलिए स्टूल एग्जामिनेशन हेल्प करता है कि आइडेंटिफाई करें हम पॉसिबल कॉज ऑफ डायरिया एंड गाइडिंग फर्दर इन्वेस्टिगेशन, ठीक है। उसके अलावा डिटेक्शन ऑफ GI ब्लीडिंग, ठीक है। अब
केमिकल एग्जामिनेशन का इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन, इसमें हम फीकल ऑकल्ट ब्लड टेस्ट या FIT वगैरह जो भी टेस्ट हमारे आते हैं, ठीक है। अगर GI ट्रैक्ट में ब्लीडिंग बहुत कम क्वांटिटी में है और नेक डाई से दिखाई नहीं दे रही है तो ऑकल्ट ब्लड कहलाता है, ठीक है। FOBT या FIT स्टूल में हिडन ब्लड को टेस्ट करने के लिए हेल्प करता है। तो GI ब्लीडिंग का कॉज पेप्टिक अल्सर डिजीज़ या गैस्ट्राइटिस है, कोलोरेक्टल पॉलिप्स हैं, कोलोरेक्टल कैंसर है, इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज़, डायवर्टिकुलर डिजीज़, अदर GI लेजन्स, तो ये सारी चीज़ें। तो पॉजिटिव ऑकल्ट ब्लड टेस्ट GI ब्लीडिंग की पॉसिबिलिटी, लेकिन अगर पॉजिटिव FOBT FIT का मतलब ऑटोमेटिकली कैंसर नहीं होता है। ये चीज़ मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था। फर्दर और क्लिनिकल इवैल्यूएशन की ज़रूरत यहाँ पे होती है। अगला है स्क्रीनिंग ऑफ कोलोरेक्टल कैंसर। देखो, स्टूल एग्जामिनेशन का इम्पॉर्टेंट पब्लिक हेल्थ एप्लीकेशन है कोलोरेक्टल कैंसर की स्क्रीनिंग करना, स्पेशली FIT या कुछ सेटिंग्स में हाई सेंसिटिविटी स्टूल ब्लड टेस्ट का यूज़ किया जाता है। तो कोलोरेक्टल कैंसर या प्री कैंसरस लेजन्स से माइक्रोस्कोपिक ब्लीडिंग हो सकती है, इसीलिए लेजन या स्मॉल अमाउंट ऑफ ब्लड स्टूल या FIT पॉजिटिव हो सकता है। तो FIT स्क्रीनिंग टेस्ट है, कैंसर कंफर्म करने का टेस्ट नहीं है। अगर स्क्रीनिंग टेस्ट पॉजिटिव आता है तो फर्दर डायग्नोस्टिक एवेल्यूएशन की ज़रूरत पड़ती है। कॉमनली कोलोनोस्कोपी वगैरह ये चीज़ें करते हैं, ठीक है। ओके, नेक्स्ट है एवेल्यूएशन ऑफ मैल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम, ठीक है। तो एग्जामिनेशन में डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन के बारे में भी इंफॉर्मेशन मिलती है। मैल एब्जॉर्प्शन में